सुरेश अपने पिता सेठ जगमोहन लाल का इकलौता बेटा था। जगमोहन लाल के पास बेशुमार दौलत थी। सुरेश पर आधुनिकता का रंग हावी था। वैसे भी जिस घर में अनाप शनाप दौलत हो, वहाँ तरह तरह के ऐब और गंदी आदतें भी अपना घर बसा लेती हैं। सुरेश अपने पिता के कारोबार में पार्टनर भी था, इसलिए वह अपने पिता के साथ व्यापार में पूरा हाथ बटाता था और काम के बाद पूरी अय्याशी करता था। सुरेश बिल्कुल वैसा ही युवक था जैसा अक्सर अमीर घरों के युवक होते हैं। आमतौर पर होता यह है कि अधिक पैसे वाले परिवारों के बच्चे बिगड़ जाते हैं। पैसे की कोई कमी उनके पास नहीं होती है, इसलिए नशे आदि के ऐब सहज रूप से अपना लेते हैं। आजकल सुरेश एक फैक्ट्री लगाने पर विचार कर रहा था। फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। वह ज़मीन तलाश रहा था। ज़मीन की तलाश में वह आसपास के गांव में चक्कर लगा रहा था। पैसे की सेठ जगमोहन लाल के पास कोई कमी नहीं थी। वे मुँहमांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई ज़मीन बेचने को तैयार नहीं था। एक ज़माना था जब ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी। लोग ज़मीन बेचना चाहते थे, लेकिन खरीदार नहीं थे। समय बदलता गया और ज़मीन की कीमतें बढ़ती गईं। लोग ज़मीन का महत्व समझने लगे और इसीलिए ज़मीन मिलनी बंद हो गई। सुरेश फैक्ट्री की ज़मीन के चक्कर में पास के गांव में गया। पास के गांव में उसकी ज़मीन की बात चल रही थी। वह कई किसानों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन ले रहा था। किसान काफ़ी कोशिशों के बाद ज़मीन बेचने को तैयार हुए थे। वह भी तब जब उनके परिवार के दो दो आदमियों को नौकरी देने का वायदा किया गया था। आज सुरेश उन लोगों को कुछ एडवांस देने जा रहा था। उसने नोटों का एक ब्रीफकेस पीछे वाली सीट पर रख दिया था। उसकी गाड़ी तेज गति से दौड़ती जा रही थी। मेन रोड से हटकर वह गांव के रास्ते पर चल दिया। उस रास्ते पर कार की गति धीमी हो गई थी। अचानक उसके पैर ब्रेक पर दबाव डालते गए। गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। सामने एक लड़की चली जा रही थी। गाड़ी की चर्र की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा। गाड़ी में एक नवयुवक बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। युवती ने एक पल उस युवक को देखा। उसे मुस्कुराते देखकर गर्दन झुका ली। सुरेश ने अपनी गाड़ी को लाकर बिल्कुल उसके बराबर में खड़ा कर दिया और कहा, क्या नाम है तुम्हारा? संगीता। बड़ा प्यारा नाम है। संगीता प्रत्युत्तर में खामोश रही। सुरेश ने उसको संबोधित करते हुए कहा, मुझे सुरेश कहते हैं, सेठ जगमोहन लाल का बेटा हूँ। हम आपके गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। संगीता को इन सब बातों से क्या लेना देना था। वह उस समय तक खड़ी रही जब तक कि सुरेश बोलता रहा और फिर वह आगे को चल पड़ी। सुरेश ने पुनः गाड़ी उसके बराबर में लाकर रोकते हुए कहा, संगीता जी आओ बैठो, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ, तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा। जी नहीं, संगीता ने कहा, मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं पैदल ही जाऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी। फिर सुरेश ने कुछ नहीं कहा। इस बात को भी वह जानता था कि यह मामला शहर का नहीं गांव का है। यहाँ किसी भी तरह की गई हरकत खतरनाक साबित हो सकती है। वह अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। संगीता उसी तरह से पैदल चलती रही और वह अपने घर आ गई। शाम को सुरेश संगीता के घर भी आया। अपने पिता को आवाज़ देकर कहने पर संगीता सुरेश के लिए चाय लेकर आई। संगीता के सामने आने पर सुरेश उसे कई पलों तक अपलक निहारता रह गया। संगीता उसको इस तरह से अपनी ओर देखते पाकर शर्मा गई और चाय देकर वहाँ से चली गई। सुरेश ने संगीता के पिता धर्मराज को एडवांस दिया, दस्तखत किए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। संगीता सुरेश को भा गई थी। वह सोच रहा था कि जैसे भी हो संगीता हाथ आनी ही चाहिए। गदराया बदन अंग अंग सांचे में ढला हुआ, बार बार संगीता का चेहरा सुरेश को बाइंड स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने संगीता के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया हो। वह वापस लौट आया। सुरेश अपने मनोमस्तिष्क से संगीता को निकाल नहीं पाया। वह बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। सुरेश ने एक बार फिर गांव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद संगीता उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी को लेकर आज एकदम रात को आया। वह ऐसे टाइम पर आया था कि संगीता के पिता उसे रात्रि में वहीं रोकने का प्रयास करें और वह रुक जाए। सुरेश धर्मराज के यहाँ पहुँचा तो धर्मराज ने उसे आदर से बैठाया। कुछ देर बाद संगीता उसके लिए चाय व नमकीन ले आई। सुरेश ने संगीता के पिता धर्मराज को एडवांस दिया, दस्तखत किए और अपनी कार में बैठकर चल दिया। संगीता सुरेश को भा गई थी।
वह सोच रहा था कि चाहे जैसे भी हो संगीता हाथ आनी ही चाहिए। गदराया बदन अंग अंग सांचे में ढला हुआ, बार बार संगीता का चेहरा सुरेश को बाइंड स्क्रीन पर चमकता नजर आ रहा था। उसने अपनी गर्दन को जोर से झटका दिया, जैसे उसने संगीता के ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया हो। वह वापस लौट आया। सुरेश अपने मनोमस्तिष्क से संगीता को निकाल नहीं पाया। वह बार बार उसके ख्यालों में आ जाती थी। सुरेश ने एक बार फिर गांव जाने का निश्चय किया। उसने सोचा शायद संगीता उसके जाल में फंस जाए। वह अपनी गाड़ी को लेकर आज एकदम रात को आया। वह ऐसे टाइम पर आया था कि संगीता के पिता उसे रात्रि में वहीं रोकने का प्रयास करें और वह रुक जाए। सुरेश धर्मराज के यहाँ पहुँचा तो धर्मराज ने उसे आदर से बैठाया। कुछ देर बाद संगीता उसके लिए चाय व नमकीन ले आई। सुरेश ने एक बार उसे प्यार भरी नज़रों से देखकर गर्दन झुका ली थी। वह ज़मीन के बारे में धर्मराज से काफ़ी देर तक बातें करता रहा। इसी बीच खाना तैयार हो गया। धर्मराज के कहने पर सुरेश ने भोजन कर लिया। भोजनोपरांत सुरेश ने कहा, अच्छा धर्मराज जी, अब मैं चलता हूँ। सुरेश जी, अब जाने का समय तो नहीं है। धर्मराज ने कहा, यह शहर नहीं है, गांव है। कोई आपकी कार भी ले लेगा और आपको बांध कर डाल देगा। सुरेश तो स्वयं ही वहां रुकना चाहता था। वह तो प्रोग्राम ही ऐसा बनाकर आया था ताकि वे रुकने को कहें और वह रुक जाए। ऐसी बात है तो ठीक है धर्मराज जी, सुरेश ने कहा, मैं सुबह चला जाऊंगा। धर्मराज ने सुरेश के लिए एक कमरे में बिस्तर लगवा दिया और वह लेट गया। करीब 1 घंटे बाद संगीता दूध का गिलास लेकर आई और उसने धीमी आवाज़ में कहा, लीजिए, दूध पी लीजिए। संगीता, क्या तुम जानती हो, सुरेश ने कहा, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? जी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्यों, क्या तुम इतना भी नहीं समझती? सुरेश ने कहा, कोई युवक किसी युवती के पास कब और किस लिए आता है? संगीता, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। इसी वजह से मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। सुरेश जी, ये शहर नहीं है, गांव है। यहाँ इस तरह की बातें करना भी पाप समझा जाता है। आज तो आपने कह दिया, फिर कभी मत कहना। क्या किसी से प्यार करना बुरा है? नहीं, कहने के साथ ही संगीता वहाँ से उठकर चली गई। सुरेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अपनी इच्छा पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। संगीता ने उसमें जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। वह दूध पीकर लेट गया। इसके अलावा चारा भी क्या था? सुबह फिर संगीता उसके लिए चाय व नाश्ते का सामान लाई थी। उस समय धर्मराज वहाँ नहीं था। चाय का कप थामते हुए उसने कहा, रीमा, मेरा यकीन करो। राजेश ने कहा, मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सुरेश जी, संगीता ने कहा, आप अपने काम से मतलब रखिए। इन बेफजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे जैसे भी हो वह उसे पाएगा अवश्य। चाय पीकर वह चल दिया। कार में आकर बैठा। संगीता कहीं जा रही थी। उसने कहा, मैं कल दोपहर को तुम्हारा नदी पर इंतज़ार करूँगा। संगीता ने उसकी बात का हाँ या ना में कोई उत्तर नहीं दिया। वह अपने रास्ते चली जा रही थी। सुरेश गाड़ी स्टार्ट कर वहाँ से चला गया। संगीता सुरेश के बार बार इस तरह की बातें करने के कारण यह सोचने पर विवश हो गई थी कि वह क्या सचमुच में प्यार करता है और उसी के लिए यहाँ आता है। उसने अपने आप ही अपनी गर्दन को झटका दिया, जैसे अपने विचारों को अपने मन से निकालकर फेंक देना चाहती हो। मगर दूसरे दिन जब दोपहर हुई तो संगीता के कदम स्वयं ही नदी की ओर उठ गए। वह यह देखना चाहती थी कि क्या सचमुच सुरेश वहाँ आया है, क्या वह सचमुच उसे प्यार करता है। संगीता ने देखा, नदी किनारे सुरेश की कार खड़ी थी और सुरेश उसी की ओर देख रहा था। संगीता की समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे, उसकी ओर जाए या लौट जाए। संगीता के कदम अपने आप सुरेश की ओर बढ़ते चले गए। कुछ ही देर में वह सुरेश के पास आ गई। संगीता को देखकर सुरेश प्रसन्न हो गया। उसके करीब आने पर उसने कहा, आओ संगीता, मैं तुम्हारे इंतज़ार में ही पलके बिछाए बैठा था। सुरेश जी, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? संगीता ने कहा, मैं गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आप मेरा ख्याल छोड़िए और अपना काम कीजिए। संगीता, सुरेश ने कहा, तुम्हें भुला पाना मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं? संगीता इस बात से डर रही थी कि उसकी ओर यदि कोई आ गया तो वह बदनाम हो जाएगी। सुरेश ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और संगीता की उंगली में लगभग ज़बरदस्ती करते हुए पहना दी और कहा, यह हमारे प्यार की पहली निशानी है। वह कभी अंगूठी को देख रही थी तो कभी सुरेश को।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। संगीता ने वह अंगूठी उतारकर सुरेश को देते हुए कहा, आप इसे वापस ले जाइए। कहने के साथ ही संगीता गांव की ओर चली गई। मैं कल भी इसी समय आऊँगा, सुरेश ने इस बार कुछ तेज स्वर में कहा था। संगीता कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन भी सुरेश आया। संगीता भी उसके पास आई थी। गुजरते दिनों के साथ साथ वह दोनों रोज़ मिलने लगे। सुरेश का जादू संगीता पर चढ़ता जा रहा था। सुरेश जल्द से जल्द संगीता को पा लेना चाहता था। दिन गुजरते चले गए। सुरेश को संगीता ना मिल पाना खल रहा था। एक दिन जब सुरेश के पास आई तो सुरेश ने उसे अपनी कार में बिठा लिया और शहर की ओर चल दिया। उसे शहर की ओर जाते हुए देखकर संगीता ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हें शहर दिखाऊंगा, सुरेश ने कहा। आराम से बैठी रहो। सुरेश संगीता को लेकर अपने बंगले पर ही आ गया। पहले उसका इरादा संगीता को होटल ले जाने का था, बाद में उसने अपना इरादा बदल दिया था। संगीता का दिल धक धक कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसे यहाँ क्यों लाया है, वह क्या करेगा, यह भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सुरेश ने संगीता को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपने बिस्तर पर ले गया। सुरेश, बोलो संगीता, यह सब मुझे पसंद नहीं है। संगीता ने कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? सुरेश ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? सुरेश, बोलो, शादी से पहले मैं यह सब नहीं होने दूंगी। संगीता ने कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। संगीता, सुरेश ने कहा, तुम आओ तो सही, घबरा क्यों रही हो? संगीता के मना करते करते भी सुरेश उसे बिस्तर पर ले गया और उसकी इच्छा के बिना ही अपने मनमानी कर ली। बेचारी संगीता, वह कुछ ना कर पाई। और फिर उसके बाद जब भी सुरेश की इच्छा होती, गांव आ जाता और संगीता को इच्छा पूरी करके उसे घर छोड़ दे जाता। संगीता सुरेश के बार बार शादी करने के लिए कहती और सुरेश उसकी बात टाल जाता था। बीतते समय के साथ संगीता को यह लगने लगा था कि वह शायद मां बनने वाली है। संगीता को जब पक्का यकीन हो गया कि वह सुरेश के बच्चे की मां बनने वाली है तो उसने सुरेश से कहा, सुरेश, बोलो संगीता, अब शादी में देर करना उचित नहीं है। संगीता ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? यह सच है? अच्छा, मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ शादी करने की तैयारी करूंगा, सुरेश ने कहा और वह वहाँ से चला गया। उसके बाद वह वहाँ नहीं आया। संगीता दिन ब दिन इस बात को छुपा नहीं सकती थी। उसे अपने पिता धर्मराज से यह बात बतानी पड़ी। धर्मराज की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे क्या ना करे। फिर भी अपनी बेटी को लेकर वह जगमोहन लाल के यहाँ आया। जगमोहन लाल उस समय घर पर ही था। आओ धर्मराज जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी, सुरेश जी हैं? वो तो फैक्ट्री गया है, जगमोहन लाल ने कहा। बैठो, क्या बात है? सेठ जी, सुरेश जी ने मेरी बेटी संगीता से प्यार किया है, इससे शादी का वादा किया था। अब ये उसके बच्चे की मां बनने वाली है, धर्मराज एक ही सांस में कहता चला गया। ओह! सेठ जगमोहन दास गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, धर्मराज जी, तुम उससे बात कर लो। यदि वह संगीता बेटी से विवाह करना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो उसकी खुशी चाहता हूँ। धर्मराज अपनी बेटी को लेकर वहीं रुक गया। उसे सुरेश की प्रतीक्षा तो करनी ही थी। सुरेश रात को लगभग 10 बजे आया। उसके आने पर जगमोहन लाल ने सुरेश से कहा, सुरेश, यस डैडी। देखो, जगमोहन लाल ने कहा, धर्मराज और उनकी बेटी आए हैं, भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुरेश इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह ड्राइंग रूम में आया। धर्मराज और संगीता वहां बैठे हुए थे। सुरेश ने उन लोगों की ओर देखा और कहा, कहिए धर्मराज जी, कैसे आना हुआ? पैसा तो मैं आपको दे आया था। सुरेश जी, संगीता कह रही थी। धर्मराज ने कहा, आप और ये प्यार करते हैं और इससे शादी करने का वादा भी किया है। ये आपके बच्चे का बोझ उठाए घूम रही है। अब आप यह बताएं कि शादी कर रहे हैं? धर्मराज जी, सुरेश जी ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इससे शादी की बात क्यों करूंगा? यदि आपको कुछ धन का लालच है तो वैसे ही मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, लेकिन इस तरह इल्ज़ाम तो मत लगाइए। सुरेश जी ने धर्मराज जी से, भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जो स्वयं अपनी बेइज्जती कराएगी? इस तरह का जवाब देकर हमारी इज्जत से मत खेलो। देखो धर्मराज जी, मैं ये ना तो बर्दाश्त करूंगा और ना ही मैं इससे शादी करूंगा। आप जहां चाहें इसकी शादी कर दीजिए। हाँ, यदि पैसों की बात है तो मैं दे दूंगा। धर्मराज और संगीता उन दोनों के पास अब सिवाय रोने के और क्या चाह रहा था? सुरेश तो साफ साफ मुकर गया। चलो बेटी, धर्मराज ने कहा, इससे और कुछ कहने का लाभ नहीं है। यह किसी सेठ की कोठी नहीं, रावण की लंका है। सुरेश को धर्मराज के यह शब्द नागवार लगे, लेकिन वह खामोश रहा। वे उठकर चल दिए। वे उसकी कोठी से बाहर निकल आए और एक और चल दिए। रात्रि के 11:30 बजे उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए? वह इस बात को जानता था कि जगमोहन लाल से कुछ भी कहने का लाभ नहीं है, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था कि अगर सुरेश शादी करना चाहे तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। और जब सुरेश ने मना कर दिया तो फिर वह हाँ कैसे करेगा? जैसे ही वह कोठी से बाहर आया, उसे उनका एक ड्राइवर मिला। वह उनके पास आकर बोला, धर्मराज जी,
उसने एक दो बार उसे देखा था। उसे मालूम था कि वह जगमोहन लाल का ड्राइवर है। मेरा नाम विनय है, मैं ड्राइवर हूँ, हमसे क्या काम है? मैंने आप लोगों की और सुरेश की सारी बातें सुन ली हैं, विनय ने कहा। मैं जानता हूँ कि आप और आपकी बेटी जो कुछ कह रहे हैं वह एकदम सत्य है। सेठ का बिगड़ैल बेटा इसी तरह से गाँव की लड़कियों को इज्जत खराब करता फिरता है और बाद में लोगों की इज्जत को पैसों से तोलने लगता है। उसके बाद किसी के पास करने को कुछ नहीं रह जाता है। इस समय आप लोग परेशान भी हैं और रात्रि का समय भी है। यदि आप लोग हर्ज ना समझें तो मेरे घर चलिए, सुबह चले जाइएगा। धर्मराज ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है चलिए। विनय उनको अपने साथ लेकर चल दिया। संगीता बराबर आंसू बहाए जा रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी का क्या करें। उसके कारण वह कहीं नहीं का नहीं रह गया। उसे डूब मरने के लिए कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी। उस समय विनय का उन्हें मिलना डूबते के तिनके के सहारे के समान था। विनय धर्मराज और उसकी बेटी संगीता को लेकर अपने घर पर आ गया। धर्मराज और संगीता चारपाई पर बैठ गए और विनय उनके लिए चाय बनाने लगा। वह चाय बनाकर ले आया और उसने एक एक कप संगीता और उसके पिता को दे दिया। एक कप स्वयं ले लिया। वे तीनों चाय पीने लगे। चाय पीते हुए विनय ने धर्मराज को संबोधित करते हुए कहा, धर्मराज जी। हाँ विनय, इस समय आपकी क्या स्थिति है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जिस किसी के साथ इस प्रकार की घटना घट जाती है उसका जीना हराम हो जाता है। समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं रह जाता। धर्मराज क्या जवाब देता? उसकी तो जैसी बोलती बंद हो गई थी। ऐसी दशा में कोई भी बेटी का बाप क्या कह सकता था? यदि आप उचित समझें तो इस समय जब आपकी परेशानी में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको जिल्लत और रुसवाई से बचा सकता हूँ। वो कैसे? विनय ने कहा, मैं आपकी बेटी संगीता से शादी करने को तैयार हूँ। उसकी उम्र 25-26 वर्ष की रही होगी। देखने में वह सुंदर भी था। उसकी पत्नी मर गई थी। वह विदुर का जीवन व्यतीत कर रहा था। इस समय उसके विनय की बात मान लेने में लाभ लगा। फिर भी उसने संगीता की ओर देखा और पूछा, बोलो बेटी, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ, संगीता ने रो देने वाले अंदाज में कहा। तभी विनय ने कहा, सोच लीजिए धर्मराज जी, ये कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं जो कि आप इसकी शादी मेरे साथ ही करें। यदि आप लोग तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, धर्मराज ने कहा, मुझे फिर कोई एतराज़ नहीं है। मैं जल्दी ही तुम दोनों का विवाह कर दूंगा। सुबह धर्मराज और संगीता अपने गांव वापस चले गए। एक सप्ताह बाद धर्मराज ने संगीता और उसके ड्राइवर की शादी कर दी। संगीता शादी के बाद विनय के घर आ गई। सुरेश को भी इस बात का पता चल गया था कि संगीता का विवाह उसके ड्राइवर विनय के साथ हो गया है। एक दिन वह ड्राइवर के जाने के बाद वहां आया। सुरेश ने वहां आते ही संगीता को अपनी बाहों में भर लिया। संगीता ने बड़ी सख्ती से अपने आप को उससे अलग किया और कहा, सुरेश, आज के बाद यहाँ मत आना। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। यदि आज के बाद तुम यहाँ आए तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तुमने औरत का प्यार ही देखा है। वहीं पर एक छुरी पड़ी हुई थी। संगीता ने वह छुरी उठा ली और सीधी कर ली। अब सुरेश को यह लग रहा था कि वास्तव में संगीता जो कुछ कह रही है उसे कर डालेगी। वह चुपचाप वहां से निकल कर चला गया। दैवयोग से विनय बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था।